तो आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के किस देश से कौन सा विचार लिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन भारी भरकम तथ्यों को रटाने के बजाय, मतलब स्कूल की तरह रट्टा मारने के बजाय, बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक्स के जरिए समझाती है। हाँ, वो ट्रिक्स वाकई बहुत क्रिएटिव है। एकदम। तो आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ इन ट्रिक्स को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर दुनिया भर के इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक नया ढांचा क्यों और कैसे बनाया गया। तो चलिए इस ग्लोबल डीएनए को डिकोड करना शुरू करते हैं। चलिए। हम स्रोत में दी गई ट्रिक्स के सहारे ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपे असली सिस्टम को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसने आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन का प्रभाव तो सबसे गहरा है ही। हाँ, और स्रोत में ब्रिटेन से लिए गए प्रावधानों को याद रखने की जो ट्रिक दी गई है वो बड़ी रोचक है। ट्रिक कहती है मनी सबसे नरम है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि ब्रिटेन वालों को भारत का धन यानी मनी बहुत अच्छा लगता था, जिसे वो अपने साथ ले जाते थे। तो उनका मानना था कि भारत की जो मनी है वो सबसे नरम है। सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे संवैधानिक पेज छिपे हैं, है ना? बिल्कुल। इस एक छोटे से वाक्य को अगर हम थोड़ा गहराई से डिकोड करें ना, तो पूरा का पूरा ब्रिटिश प्रभाव सामने आ जाता है। मनी शब्द के म से शुरुआत करते हैं। ठीक है। म से है मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी हमारा जो कैबिनेट सिस्टम है। हाँ, सरकार का एक छोटा सा शक्तिशाली समूह जो असली फैसले लेता है। हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर की कोर टीम होती है। सही कहा। और नी से है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम आमतौर पर कैग या कैग कहते हैं। अरे हाँ, कैग। ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं। ये एक तरह से पब्लिक फंड्स का वॉचडॉग है। मतलब सरकार अपनी मर्जी से बस तिजोरी खाली नहीं कर सकती, उस पर नजर रखने वाला कोई बैठा है। बिल्कुल। अच्छा, आगे ट्रिक में शब्द है सबसे, इसका क्या मतलब है? स से आता है संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा का पूरा ढांचा है ना, जहां कानून पर बहस होती है, वो यहीं से आया है। फिर ब से है विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। ये उस समय एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। मतलब कि कानून सबसे ऊपर है। हाँ, इसका सीधा अर्थ है कि देश किसी राजा या नेता की मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि एक तय कानून से चलेगा। सही बात है। और से है संसदीय विशेषाधिकार, जो सांसदों को संसद के भीतर कुछ खास तरह की छूट देता है ताकि वो बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रख सकें। और आखिर का शब्द नरम क्या कहता है? न से है नागरिकता, यानी एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। मतलब अमेरिका की तरह नहीं कि? हाँ, अमेरिका की तरह हमारे यहाँ राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं होती, हम सब सिर्फ भारतीय हैं। समझ गया। फिर र से आती है रिट याचिका। जब किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो सीधा आदेश जारी करते हैं उसे रिट कहते हैं। अच्छा, और म? और अंत में म से है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल, जो देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। हमारी स्रोत सामग्री हमें कनाडा की तरफ ले जाती है। हाँ, जब बात एक इतने बड़े भूभाग को एकता के सूत्र में बांधने की आती है तो कनाडा का मॉडल भारतीय संघवाद के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बन जाता है। स्रोत में कनाडा को याद रखने की जो ट्रिक है वो मुझे बहुत ही इमेजिनेटिव लगी। क्या है ट्रिक? ट्रिक कहती है कि कनाडा को याद रखने के लिए नाडा शब्द को पकड़िए और पजामा का जो नाड़ा होता है अगर उसे फर्श पर पटक दें तो वो सांप जैसा यानी सर्प जैसा दिखता है। अरे वाह! तो हमारी ट्रिक बनती है नाड़ा सर्प जैसा लगता है, अंग्रेजी के अक्षर SARP। ये विजुअल ट्रिक तो वाकई दिमाग में लंबे समय तक छपी रहने वाली है ना? चलिए इस SARP के सिस्टम को समझते हैं। जी। S से है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने राज्यों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार तो दिया, लेकिन पावर केंद्र के पास ज्यादा है। बिल्कुल। जब भी बात राष्ट्रीय सुरक्षा या पूरे देश के हित की आएगी तो केंद्र सरकार के पास हमेशा ज्यादा ताकत होगी। और ए से क्या अभिप्राय है? ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। ए से है अवशिष्ट शक्तियों का, यानी रेजिड्यूरी पावर्स का केंद्र में निहित होना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, इसे ऐसे समझिए,
जब 1940 के दशक के अंत में संविधान लिखा जा रहा था, तब निर्माताओं को पता था कि वो भविष्य की हर चीज की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। जाहिर है। उस समय किसी ने इंटरनेट, साइबर अपराध या मान लीजिए आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो नहीं सोचा था। हाँ, वो तो बिल्कुल नए विषय हैं। तो एक नियम बना दिया गया कि भविष्य में जो भी नए विषय सामने आएंगे, जो किसी भी लिस्ट में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होगा। अच्छा, तो ये भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने का एक ब्लैंक चेक था जो केंद्र को दे दिया गया? एकदम सही पकड़े हैं, ये बहुत बड़ी दूरदर्शी थी। वाकई बहुत दूरदर्शी सोच थी। बाकी के दो अक्षर आर और पी क्या कहते हैं? आर से है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यों में जो राज्यपाल होता है वो असल में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो नजर रखता है। हाँ, जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। ये केंद्र का राज्यों पर एक तरह का कंट्रोल है। और पी से है परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। मतलब राष्ट्रपति किसी भी जटिल कानूनी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श ले सकते हैं। अगर हम कनाडा से लिए गए इन सभी प्रावधानों, चाहे वो सशक्त केंद्र हों, अवशिष्ट शक्तियां हों या राज्यपालों की नियुक्ति हो, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या दिखता है? इनका स्पष्ट उद्देश्य यही दिखता है कि केंद्र को एक पेरेंट या अभिभावक की तरह मजबूत बनाया जाए ताकि भारत जैसी डायवर्सिटी वाला देश कभी बिखर ना सके। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। अब जब हमने केंद्र भी बना लिया और राज्य भी बना लिए, तो रोजमर्रा के कामकाज में ये दोनों आपस में टकराएंगे नहीं? टकराव तो लाजमी है। तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? और यहीं से हमारी चर्चा का रुख ऑस्ट्रेलिया की ओर मुड़ता है। हाँ, जब शक्तियों के बंटवारे और आपसी सहयोग की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान एक बहुत ही शानदार मॉडल पेश करता है। स्रोत के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की ट्रिक प्रकृति से जुड़ी है। ओस सरफेस पर गिरती है, ओस यानी ऑस्ट्रेलिया और सरफेस यानी SRPS। ये हमारी काम की ट्रिक है। तो चलिए इस SRPS को भी डिकोड कर लेते हैं। पहला S है समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ये क्या होती है? ये भारतीय संविधान का एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा है। देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की जरूरत होती है। जैसे कि शिक्षा या जंगल। समवर्ती सूची वो जगह है जहां दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो? अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अच्छा, हमेशा सेंटर ही जीतेगा। हाँ। फिर आर से है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसका क्या असर होता है? यानी महाराष्ट्र का माल बिना किसी अनुचित टैक्स या रुकावट के तमिलनाडु जा सके, ताकि पूरा देश एक साझा बाजार बन सके। ये तो आर्थिक एकता के लिए बहुत जरूरी चीज है। और पी और एस क्या है? पी से है प्रस्तावना की भाषा और आखिरी एस से है संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। ये जो संयुक्त बैठक वाला पॉइंट है, ये काफी पेचीदा लगता है सुनने में। ये काम कैसे करता है? देखिए, जब कोई कानून बनना होता है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए दोनों सदनों में भारी असहमति हो जाए और बिल बीच में ही अटक जाए, ईगो क्लैश हो जाए। हाँ, तो ऐसे में उस गतिरोध या डेडलॉक को तोड़ने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जहां दोनों सदन एक साथ एक ही कमरे में बैठते हैं। ओहो। और दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही बारीक और शानदार अंतर सामने आता है जो स्रोत सामग्री में कहीं छिपा हुआ है। आपने अभी कहा कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि प्रस्तावना का पूरा विचार ही ऑस्ट्रेलिया से है। ये बहुत ही कॉमन गलतफहमी है। जबकि असलियत ये है कि प्रस्तावना होनी चाहिए, ये आइडिया कहीं और से आया है और उसे लिखने का जो तरीका या भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये एक बहुत ही सटीक पॉइंट पकड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे निर्माताओं ने विचारों को एक जगह से लिया और उसके स्ट्रक्चर को दूसरी जगह से। बिल्कुल। अब देखिए, हमने सरकार बना ली, केंद्र और राज्य के रिश्ते तय कर लिए, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जैसे जैसे समाज बदलता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों की सोच बदलती है, वैसे वैसे कानून को भी तो बदलना पड़ेगा ना। जाहिर है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। एक ऐसा संविधान जो एकदम पत्थर की लकीर बन जाए, वो तो एक दिन टूट ही जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा। तो इसी बदलाव की गुंजाइश को समझने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका की ओर चलते हैं। एक सफल लोकतंत्र की पहचान यही है कि उसका संविधान समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम हो।
और स्रोत में इसकी ट्रिक बहुत ही आसान सी है। अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे शेर होते हैं। शेर यानी SR। यहाँ SR बहुत स्पष्ट है। S से है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट। हाँ, अगर हमें संविधान के किसी नियम को बदलना है तो उसका एक तय और पारदर्शी तरीका होना चाहिए। वो तरीका हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 368 में किया गया है। और R से क्या है? R से है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो संशोधन की ये ताकत संसद को वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो संविधान को आने वाली पीढ़ियों के लिए रेलेवेंट बनाए रख सके। बिल्कुल। अब तक हमने प्रशासन और ढांचे की बात की है, लेकिन अब बारी आती है उस चीज की जो सीधे तौर पर नागरिकों से जुड़ी है, यानी उनके अधिकार। हाँ, सबसे जरूरी हिस्सा। और इसके लिए हमें दुनिया के सबसे पुराने लिखित संविधानों में से एक अमेरिका की ओर देखना होगा। जब बात इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आती है, तो अमेरिकी संविधान का प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखता है। स्रोत में अमेरिका की ट्रिक भी उसके इस ग्लोबल मिजाज से बहुत मेल खाती है। ट्रिक कहती है कि अमेरिका दुनिया में किसी से नरम नहीं रहता, वो हमेशा अप रहता है। तो हमारी ट्रिक बनती है NRMUP, यानी नरम अप। इस NRMUP में तो भारतीय न्याय व्यवस्था और अधिकारों की पूरी कहानी सिमटी हुई है। तो चलिए खोलते हैं इसे। N अक्षर से शुरुआत करते हैं। इस एक अक्षर से 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं। 3 बातें? हाँ। पहली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब अदालतें सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगी, वो आजाद हैं। दूसरी, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये कैसे काम करती है? अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के ही खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह उस कानून को रद्द कर सकता है। अरे वाह, मतलब संसद भी मनमानी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात, न्यायाधीशों को हटाने के कड़े प्रावधान, ताकि जज बिना किसी डर या फेवर के अपना फैसला सुना सकें। न्यायपालिका को तो पूरी तरह से अभेद्य बना दिया गया है। आगे के अक्षरों में क्या है? R से है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट। ये सुनिश्चित करता है कि देश का मुखिया भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो एक जटिल प्रक्रिया के जरिए उन्हें भी पद से हटाया जा सकता है। और M से आते हैं हमारे मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, जो नागरिकों की राज्य की ताकत के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। और आखिर में UP। U से है उपराष्ट्रपति का पद और P से है प्रस्तावना का विचार। अरे, यही वो कड़ी है जो हमने ऑस्ट्रेलिया के समय छोड़ी थी। बिल्कुल, वही आइडिया ऑफ प्रियम्बल। तो संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये इंस्पिरेशन अमेरिका से आई, लेकिन उसके भीतर जो शब्द और वाक्य विन्यास हैं वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित हैं। एकदम सही। अब अधिकारों की बात हो गई। अमेरिका ने हमें बता दिया कि एक नागरिक के पास राज्य के खिलाफ क्या-क्या अधिकार हैं। लेकिन यहाँ एक वैचारिक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अगर हम सिर्फ अधिकारों की बात करेंगे, सिर्फ अपने हक मांगेंगे, तो समाज में संतुलन कैसे बनेगा? ये तो सोचने वाली बात है। इसी संतुलन को खोजने के लिए स्रोत हमें एक ऐसे देश की तरफ ले जाता है जो उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन था, यानी रूस, या कह लें पूर्व सोवियत संघ। ये भारतीय संविधान की सबसे खूबसूरत वैचारिक छलांगों में से एक है। मतलब एक तरफ घनघोर पूंजीवादी अमेरिका और दूसरी तरफ पक्का समाजवादी रूस। हाँ, और रूस के लिए जो ट्रिक दी गई है वो बहुत ही साइकोलॉजिकल है। क्या है? रूस शब्द को हिंदी के शब्द रूसना, मतलब रूठना या नाराज होना, से जोड़ा गया है। अच्छा। जैसे जब कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। और यहीं से ये बात निकल कर आती है कि रूस से हमने मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। बिल्कुल। देखिए, संविधान निर्माताओं का, या कहें जिन्होंने इसे बाद में जोड़ा, उनका ये मानना था कि एक नागरिक सिर्फ अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। हाँ, राष्ट्र के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना या देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना। सही बात है। ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक बहुत ही जरूरी समाजवादी संतुलन, एक बैलेंस स्थापित करता है। ये संतुलन तो समझ में आता है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है वो ये है कि जब स्थिति नॉर्मल हो तब तो अधिकार और कर्तव्य सब ठीक है, लेकिन अगर कोई देश युद्ध का सामना कर रहा हो या कोई भयंकर आंतरिक विद्रोह हो जाए, तब तो ये सारा ढांचा चरमरा जाएगा ना।
उस समय इन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का क्या होता है? ये राज्य के अस्तित्व से जुड़ा एक बहुत ही कठोर सवाल है और ऐसे एक्सट्रीम क्राइसिस से निपटने का रास्ता हमें जर्मनी के अनुभव से मिलता है, उनके वाइमर संविधान से। स्रोत में इसके लिए जो शब्द खेल इस्तेमाल किया गया है वो बहुत सीधा सा है। जर्मनी में मनी शब्द छिपा है और ट्रिक ये बताती है कि धन या मनी की सबसे सख्त जरूरत इंसान को तब पड़ती है जब वो आपातकाल या इमरजेंसी में होता है। इस ट्रिक का सीधा अर्थ ये है कि जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया है। सुनने में थोड़ा तानाशाही टाइप लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जब राज्य का वजूद ही खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए एक सर्जन की तरह कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मतलब सर्जरी करनी पड़ती है? हाँ, कुछ समय के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को रोका जा सकता है ताकि पूरे देश को ही नष्ट होने से बचाया जा सके। ये वाकई एक कड़वी लेकिन जरूरी दवा की तरह है। बिल्कुल। अब आपातकाल तो एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। हाँ, लेकिन सामान्य दिनों में जब पुलिस या प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी हो तो क्या वो अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकते हैं? इसके लिए भी तो कोई नियम होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। हमारी स्रोत सामग्री इसके लिए हमें जापान ले जाती है। राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाने और कानून की प्रोसेस को पारदर्शी बनाने में जापान का योगदान बहुत अहम है। स्रोत में जापान को याद रखने के लिए पान की दुकान का एक बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। पान की दुकान? हाँ, कहा गया है कि अगर आपको एक बेहतरीन पान बनाना है तो उसकी एक निश्चित विधि होती है। आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मिला सकते। हर चीज एक तय मात्रा और सही क्रम में होनी चाहिए। पान यानी जापान। वाह! इस बेहतरीन रूपक को अगर हम संवैधानिक भाषा में रखें तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब यह है कि सरकार या पुलिस किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसका जीवन तब तक नहीं छीन सकती जब तक कि वो एक ऐसे कानून का पालन न करे जिसे संसद ने सही तरीके से पास किया हो। मतलब अपनी मर्जी नहीं चला सकते? एकदम नहीं। राज्य कोई भी आर्बिट्रेरी या मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। हर कदम के पीछे एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब सरकार को भी नियमों के उस पान को उसी विधि से बनाना होगा जो तय की गई है। कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब हम इस डीप डाइव की बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। हमने ढांचे की बात कर ली, अधिकार, संकट और प्रक्रिया पर भी बात कर ली। लेकिन एक राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसे नीतियां कैसी बनानी चाहिए? इसका मार्गदर्शन कौन करता है? इसके लिए हमें आयरलैंड के संविधान की ओर देखना होगा। आयरलैंड? हाँ, जिसने भारतीय राज्य को एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बनने का रास्ता दिखाया। स्रोत में इसके लिए जो ट्रिक दी गई है वो मुझे सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगी है और आज के पॉप कल्चर से भी जुड़ी है। अच्छा, क्या है वो? ट्रिक कुछ इस तरह है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपने हॉलीवुड के आयरन मैन को देखा है, तो जवाब आता है नहीं, मैंने आयरन मैन नहीं देखा, मैंने तो RRR मूवी देखी है। अरे बाप रे! यहाँ आयरन मैन का मतलब आयरलैंड है और याद हमें 3 बार R को रखना है। ये तो बहुत ही चतुर तरीका है इतने जटिल सिद्धांतों को याद रखने का, है ना? चलिए इन 3 R को डिकोड कर ही लेते हैं। पहले R से आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम DPSP कहते हैं। मैं इस RRR वाली ट्रिक को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूंगा। बताइए। ये ट्रिक भले ही एक फिल्म के नाम पर हो, लेकिन DSP का असली काम भी तो यही है। सरकार को ये याद दिलाना कि उसे अपने नागरिकों के लिए किसी सुपर हीरो की तरह काम करना है। बहुत खूब। ये सुनिश्चित करना कि गरीबों को न्याय मिले, काम करने की अच्छी स्थितियां हो और धन का समान वितरण हो। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। DSP दरअसल वो सिद्धांत है जो सरकार को हमेशा जन कल्याण की दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। और दूसरा R? अब दूसरे R पर आते हैं। इससे है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हमारे आम चुनावों की तरह सीधा नहीं होता। इसकी एक बहुत ही जटिल आनुपातिक प्रणाली है जो हमने आयरलैंड से सीखी। और आखिरी R? और तीसरे R से है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से जो 12 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं ना, वो विचार भी यहीं से आया है, ताकि संसद में हर तरह की एक्सपर्टीज आ सके। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? ये जो मेमोरी ट्रिक्स का सफर हमने तय किया, हाँ। ये सिर्फ परीक्षाओं में नंबर लाने का तरीका नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया की लैबोरेटरीज से सबसे सफल प्रयोगों को उठाया और उन्हें भारत की जमीन के हिसाब से ढाल लिया।